मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू कर रहा हूं मैं अभी ग्रेविटेशन का मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो कंप्लीट हुआ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सैटेलाइट, केपलर लॉ, एस्केप स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, ये सब फाइनल हो गया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि 9th क्लास में भी था। सेम टर्म है, जो 9th क्लास का डिफिनेशन वही यहां भी है, थोड़ा सा एडवांस वे में, थोड़ा सा और हम लोग उसमें नए नए पॉइंट ऐड करेंगे। ग्रेविटेशन 11th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस के लिए ग्रेविटेशन प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। 14 नंबर वीडियो है। इससे पहले 13 लेक्चर कंप्लीट हो गया, सारा क्वेश्चन कंप्लीट है। खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग एम्स का, आईटी मेन, आईटी एडवांस सब डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन में न्यूटन लॉ। स्टेटमेंट 9th क्लास का ही है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां हम लोग पढ़ते थे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन फोर्स है, हमेशा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, रिपल्सन नहीं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों होता है। यहां हम लोग बात करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन हो गया between two bodies m1 and m2 is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between masses. ये 9th क्लास में हम लोग लिखते थे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी आप ड्राइंग बनाएंगे, इसी चीज को आपको प्रेजेंट करने के लिए आपको एक अच्छा सा ड्राइंग बनाना है। ड्राइंग ऐसे आप कर लेंगे कि एक ऐसे ले लेंगे, m1 बना लेंगे, दूसरा आप ऐसे m2 बना लेंगे, और ये सेंटर ले लेंगे। यहाँ है सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, ऐसे बनाना है आपको ये। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ बॉडी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ऐसे लिखना है कि फोर्स ऑन 1 by 2, और इस पे लिखना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑन 2 by 1, सेकेंड बॉडी पे बाय 1 अट्रैक्शन फोर्स। या आप F लिख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स पे लिख सकते हैं, F से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ F लिखेंगे, यहाँ F फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अलग रहेगा, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप पहले आप जो स्टेटमेंट लिखे हो वो आप डिस्कस करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ये है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी m1 and m2 is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of square of distance between the masses। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, और ये आप r स्क्वायर कर लेंगे। now दोनों को एक जगह आप कलेक्ट करेंगे। फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, हटाने के लिए आप एक G यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सारा चीजें 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ था, सेम चीजें यहां पे भी लिखेंगे आप। यहां पे हटाएंगे आप प्रोपोर्शनलिटी। जब आप वहां हटाएंगे तो ये एक कैपिटल G और m1 m2 बाई r स्क्वायर, यही तो था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। G कांस्टेंट है, उसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। आप G लिख लें, जो 9th क्लास में पढ़ते थे, G कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको आप नोट करेंगे, यह है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैल्यू भी आप जानते हैं, आप नोट करेंगे यहाँ पे 6.67 इंटू 10 पे पावर -11 हो गया। और आप यूनिट करेंगे तो यूनिट और डायमेंशन सब लिखना है आपका। तो जी इधर आप कर लेंगे तो न्यूटन हो गया, ये r स्क्वायर इधर गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये डाटा जी का डाटा जो दिए थे साइंटिस्ट कैवेंडिश,
कैवेंडिश, गिवन बाय कैवेंडिश। ये डाटा जो था उन्होंने कैवेंडिश ने बनाया था। सो ये था आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो सिंपल सा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ये आपको नोट करना था और उसके रिलेट करना था। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा तो g आ जाएगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपका। यूनिट आपने बना लिया। यूनिट आप बनाने के लिए आप इसका हेल्प ले सकते हैं कि आप फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी को लेफ्ट साइड कर लीजिए और जी को जब एक साइड ऐसे करेंगे तो ये हुआ फोर्स और आर स्क्वायर बाई m1 m2। ओके, नाउ यूनिट ऑफ जी चाहिए, डायमेंशन ऑफ जी चाहिए, तो आप लिख लेंगे यूनिट ऑफ जी। एकदम आसान है। फोर्स का यूनिट जानते हैं न्यूटन। डिस्टेंस है आर, डिस्टेंस आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर, और यहां है किलोग्राम और ये भी किलोग्राम है तो किलोग्राम स्क्वायर हो गया यूनिट। डायमेंशन बनाए आप जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशन बना लीजिए, खूब यूज होता है डायमेंशन, तो खूब पढ़ना होता है जी का। यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला बनाते समय बहुत सारा क्वेश्चन डायमेंशन पे आता है। सो बनिए डायमेंशन ऑफ जी। देखिए आप न्यूटन जो है, न्यूटन का डायमेंशन आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू, वो तो स्टैंडर्ड डायमेंशन है, एम एल टी माइनस टू। मीटर का होता है एल, पढ़े थे यूनिट डायमेंशन में, मीटर एल होता है और एल का स्क्वायर यहां करना है आपको। किलोग्राम का मास एम से रिप्रेजेंट करते हैं ना, एम स्क्वायर यहां पे कर लेंगे, बाकी आप सॉल्व करेंगे। एक एम कट जाएगा और ऊपर आ गया m -1, L3 और t -2 हो गया। देखिए ग्राफ पढ़ना हो तो ग्राफ आप डिस्कस कर लें। तो ग्राफ तो आसान सा छोटा सा आपका ग्राफ की आप देख रहे हैं कि फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये सिंपल सा अगर ग्राफ आपको कोई पूछता है कि मान लीजिए फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 पे फोर्स और m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आप ऐसे बना लेंगे। स्ट्रेट लाइन, सिंपल ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट, सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू m2, प्लॉट कर लेंगे ग्राफ। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आर डिस्टेंस के लिए पढ़ना हो, सो डिस्टेंस 1 बाई आर स्क्वायर, तो फोर्स देख रहे हैं कि 1 बाई आर स्क्वायर। सो ये आर स्क्वायर ये ऊपर है और ये नीचे है। ये ग्राफ आप कई बार पढ़े हुए हैं साइंस में, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। एक टर्म जो है ये y है और यहाँ नीचे में 1 बाई एक्स, ये r जो है x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अगर आपका फोर्स या y प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एक्स या 1 बाई एक्स स्क्वायर रहेगा तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ आप जानते हैं, यहाँ से आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना लेंगे। ये होगी ग्राफ फॉर्म हुआ, स्टेटमेंट हो गया, जी कांस्टेंट है, डाटा क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, गिवन बाय कैवेंडिश। ये और ये लगता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं मैसिव बॉडी के अंदर प्लैनेटरी सिस्टम में काम करता है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे ये मेरे पास 2 पेन है, इनमें नहीं काम करेगा, काम करेगा बट नेग्लिजिबल है भाई, यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम रहेगा वैल्यू। ये प्लैनेटरी सिस्टम में काम करता है,
ये जो आप फोर्स देख रहे हैं, जैसे आपने M1 लिखा और M2 और ये सेंटर हुआ और ये सेंटर हुआ, ये डिस्टेंस है R। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्शन आप करते हैं कि ये आपका G और M1 और M2 और बाई R स्क्वायर, ये प्लानिटरी सिस्टम में लगता है। प्लानिटरी सिस्टम लास्ट क्लास केपलर लॉ मैंने समझाया था आपको। प्लानिटरी सिस्टम जैसे सोलर सिस्टम भी ले सकते हैं, सन और अर्थ या मून या अर्थ और सैटेलाइट को मैसिव ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि gravitational force act between massive object। for massive object body और इन प्लानिटरी सिस्टम सन अर्थ, उसके जब ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है ना तभी लगेगा आपको इन प्लानिटरी सिस्टम। सो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता। जैसे ये स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये पेन है, दो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो यहाँ पे नेग्लिजिबल हो लगेगा। न्यूमेरिकल आपको बनाना हो तो उसमें तो क्वेश्चन बनाते समय हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो दिया रहेगा हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वहां पे बनाएंगे, बट इफेक्टिव नहीं होता। और छोटे ऑब्जेक्ट पे ये काम नहीं करेगा। ये मान लीजिए अगर छोटे ऑब्जेक्ट पे आप लगाएंगे न्यूमेरिकली आप बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये एक पेन ले लिया, जैसे एक पेन ले लिया, ये एक पेन है और इसका मास, मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है, इसका मास है 20 ग्राम है, ठीक है। ऐसे एक पेन और ले लिया मैंने, यहाँ भी मास है, इसका 20 ग्राम है। अब देखिए 20 ग्राम हुआ और दोनों को मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रख दिया, ऐसे दूर कर दिया। चलिए 1 मीटर या बहुत कम ऐसे कर लिया, चलिए नज़दीक कर लिया। 0.1 मीटर रख रहा हूँ, मान लीजिए नज़दीक कर लिया। डिस्टेंस को ऐसे कर लिया R 0.1 मीटर। सो अगर मैंने दो पेन ऐसे ले लिया, ऐसे दो पेन ऐसे छोटे छोटे पेन ले लिया और इतने दूर पे रखा है, 0.1 मीटर पे या 10 सेंटीमीटर कर सकते हैं। सो आप चेक कर लेंगे, नेग्लिजिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा इसमें। लगेगा न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ये नेग्लिजिबल है। आप देखेंगे सॉल्व करेंगे तो फोर्स आप जानते हैं 6.67 इंटू, रुकिए ऐसे लिख लें आप। सो G है, मास M1 हुआ, मास M2 हुआ और डिवाइड बाय यहाँ R स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू हुआ G 6.67 और यहाँ 10 पे पावर -11 है और यहाँ मास 20 ग्राम है। ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 20 और इंटू 10 पे पावर -3, अगेन 20 ग्राम है, 20 इंटू 10 पे पावर -3 और R स्क्वायर 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -1, 10 पे पावर -2, ये है आपका न्यूटन। आप सॉल्व करके पावर ही सॉल्व करें ना केवल, से पावर आप सॉल्व करेंगे तो पावर सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 2 to 4 हुआ और 4 मल्टीप्लाई बाय 6.67 और इंटू 10 पे पावर सॉल्व करेंगे। यहाँ -2, ये है -2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ -2, 10 पे पावर -13। तो आप बनाएंगे ये -13, देख रहे हैं कितना डाटा लो है, कितना लो वैल्यू है। सो नेग्लिजिबल आप कर सकते हैं कि ये जो फोर्स है इन दोनों के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी वेरी स्मॉल, -13 डाटा जीरो आप कर सकते हैं इसको, वेरी वेरी लो। सो ये इस फोर्स को आप बोल सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल वैल्यू। तो फोर्स ये नेग्लिजिबल। तो ये लगता है प्लैनेटरी सिस्टम में, जहां प्लैनेटरी सिस्टम सन,
सन का मास बहुत ज़्यादा, यहाँ अगर सन ले लीजिए, यहाँ अर्थ ले लीजिए, तो ये पावर 10 पे पावर 20, 25 यहाँ पे पावर चला जाता है, और उस केस में यहाँ फोर्स इफेक्टिव होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ग्रेविटेशन है, छोटे ऑब्जेक्ट पे नहीं लगेगा, प्लैनेटरी मोशन पे लगता है, सोलर सिस्टम में लगेगा, या एक भी मान लीजिए सोलर सिस्टम में नहीं तो एक अर्थ को खूब बड़ा रखिए और सैटेलाइट है, सैटेलाइट अगर छोटा भी है तो एक कम से कम मास खूब हैवी होना चाहिए, वहां पे आपको लगेगा। तो ये था आपका न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके छोटे छोटे रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, सो आप नोट करेंगे, मैं रिजल्ट डिस्कस करता हूं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करना है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप एक करके हम लोग प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग फ्रिक्शन में भी डिस्कस किए हुए थे, यहाँ आप नोट करेंगे, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे सेकेंड पॉइंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स, सो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव में होता है कि वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे आप बताएंगे, अगर आप पढ़े हुए हैं ये वर्क पावर एनर्जी में आप पढ़े हुए हैं, जैसे मुझे किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट को ऐसे इस ए पॉइंट से लिफ्ट करना और ए पॉइंट से ऐसे बी पॉइंट तक ले जाना, ठीक है, ये ऐसे लिफ्टिंग करना और इसका हाइट एच, ठीक है, ऐसा। सो एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे पास पेन ही है, ये टेबल है, टेबल पे पेन है, पेन को मुझे यहां से लिफ्ट करना, ऐसे ऊपर ले जाना, तो आप जानते हैं वर्क डन, ग्रेविटेशनल वर्क डन, द mgh, ऐसे उठाया, इसको उठा करके ऊपर ले जाएंगे, mgh। सो ये ग्रेविटेशनल जो वर्क डन है वो नॉट डिपेंड ऑन पाथ। देखिए, या तो आप स्ट्रेट ले जाइए, चाहे आपको ऐसे ले जाने का मन कर रहा है, ऐसे ले जाने का मन कर रहा है, सो इस रास्ते से ले जाने का मन कर रहा है कि वर्क डन रेड कलर वाले रास्ते से, या वर्क डन जो है वर्क डन फ्रॉम द ब्लू कलर वाले पाथ से, या आप वर्क डन ऐसे लेके चलना चाह रहे हैं, ऐसे इधर से लेके चलना चाह रहे हैं, आप ए टू बी ऐसे ग्रीन पाथ से लेना चाह रहे हैं। सो ये वर्क डन 1 2 3 हमेशा सेम होगा। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव है और इसका वर्क डन होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसे वो कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हुए थे कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, सो ए टू बी, सो आप W1 करें या W2 या W3, ये सेम रहेगा और ये इक्वल टू होगा mgh। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स रहता है जिसका वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कोई भी रास्ते से जाए, सीधे जाए, रेड कलर रास्ते से जिगजैग होके जाए, या आप सर्कुलर आर्क पकड़ें उस रास्ते से जाए, वर्क डन सेम रहेगा। So work done by gravitational force, by gravitational force, force not depend on path, तो इस तरह आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स में आता है। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट आपको डिस्कस करना है आपको, और ये पुराने टॉपिक वर्क पावर एनर्जी से ले रहे हैं हम लोग। नोट करिए थर्ड पॉइंट, ये सेंट्रल फोर्स होता है, आप नोट कर लीजिए, पहले उसको नोट कर कंप्लीट करिए। ये पहले पढ़ा हुआ आपका, कई क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, ऐसे भी आईडी क्वेश्चन आया हुआ है कि आप ऐसे एक ब्लॉक को, एक कोई भी ब्लॉक है उसको आप सीधे ऐसे नीचे भेजना है, या फिर आप इसको ऐसे करना है, या आप इसको और बड़े रूट से ऐसे भेजना है,
ठीक है। ये इस रास्ते का वर्क डन है W1, इस रास्ते का वर्क डन है W2 और इस रास्ते का वर्क डन है W3, ऐसे। तो ये तीनों वर्क डन सेम होगा, W1 या W2 या W3, तीनों वर्क डन सेम है। ये सब आईटी में भी पढ़ चुके हैं, वर्क फॉर एनर्जी में पढ़े हुए हैं कि आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, हमेशा वर्क डन बाय ग्रेविटी आप मैग्नीट्यूड कर लेंगे यहाँ पे। एमजीएच जो है वर्क डन, जैसे मैन के थ्रू वर्क डन, जैसे ये टेबल पे है और इसको मैं उठाऊंगा इससे ऊपर, तो वर्क डन हो गया एमजीएच। ठीक है, तो ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। नाउ नेक्स्ट लिखना है आपको, थर्ड पॉइंट में नोट करिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। नोट कर लीजिए, मैं समझाता हूं। ये एक सेंट्रल फोर्स है, मतलब इसमें जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर टू सेंटर डायरेक्शन रहेगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे अर्थ आप कर रहे हैं, ये अर्थ थोड़ा बड़ा आपको बनाना है, ऐसे अर्थ हुआ, और ये मून बनाना है आपको, ऐसे मून मान लीजिए यहाँ पे आप मून बना रहे हैं, मून का मास थोड़ा छोटा होता है। सो आप सबसे पहले इसके सेंटर टू सेंटर आप मिलाइएगा, ऐसे ऐसे सेंटर टू सेंटर ऐसे मिलाना है, और ये डिस्टेंस रहेगा r, ऐसे r डिस्टेंस। यहाँ अर्थ का मास मान लीजिए m1 है और मून का मास आपने m2 लिया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेंटर टू सेंटर लगाना है। सेंट्रल फोर्स का मतलब इसका सेंटर, इसका सेंटर से जो अट्रैक्शन आप दिखाते हैं ना वेक्टर, वो ऐसे दिखाइएगा, ऐसे, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ इसके सेंटर से ऐसे लगाना है। तो ये सेंटर टू सेंटर लगता है, सेंटर का मतलब सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास, दोनों को ऐसे मिलाना है, ये है अट्रैक्शन। तो इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, सेंटर टू सेंटर, ये अट्रैक्शन फ्रॉम सेंटर टू सेंटर। सो ये सेंट्रल फोर्स होता है। सो सेंटर टू सेंटर ये अट्रैक्शन होगा आपका। कहीं भी जो आप सैटेलाइट में भी लगाते थे तो आप हमेशा ऐसे बनाया करते थे कि ये मान लीजिए कोई ऑर्बिट है और ये अर्थ, अर्थ हो, अर्थ का मास m है और ये सेंटर है, और कोई सैटेलाइट है, ऐसे सैटेलाइट हो, सैटेलाइट का मास मान लीजिए m0 है, ठीक है। तो आपको इसके सेंटर को फॉलो करना है, ये सेंटर टू सेंटर ऐसे, यहाँ इसके सेंटर सैटेलाइट का और अर्थ का सेंटर, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस r हुआ करता था ऐसे। तब आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते थे कि ये सैटेलाइट के ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, और डायरेक्शन भी ऐसे एकदम टुवर्ड्स सेंटर रखना, सेंटर टू सेंटर, अर्थ के सेंटर की तरफ रखना। और आप लिखा करते थे Gm और बाई r स्क्वायर। सो सेंटर से मिलाना है, इसका डायरेक्शन रहेगा टुवर्ड्स सेंटर। बाकी फोर्स बैलेंसिंग करने के लिए आप बहुत सारा चीजें पढ़ा करते थे कि ये अगर स्पीड v से चलेगा तो ये फोर्स को बैलेंस करने के लिए आप लिखा करते थे m0 v स्क्वायर बाई r, जिससे बहुत सारा चीजें आप सीखे, और बाइडल स्पीड, टाइम पीरियड, सब चीज कैलकुलेट किए थे। तो अभी मुझे दिखाना था कि ये सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर ये लगता है आपको, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है। सो ये एक्चुअली प्लैनेटरी सिस्टम होता है, प्लैनेटरी सिस्टम जहाँ पे आपका स्फेरिकल प्लैनेट, अर्थ भी है, मून भी है, स्फेरिकल प्लैनेट है। बट अगर मान लीजिए कुछ डिफरेंट टाइप का आया पेपर में, मान लीजिए ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे दे दिए कि हमें एक स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, मान लीजिए साइड ए है और साइड ए है, स्क्वायर हुआ, और यहाँ कोई एक रेक्टेंगल रख दिया गया, ये डायमेंशन a है, मान लीजिए ये डायमेंशन 2a है,
ऐसे, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अगर इसका मास m रहेगा तो अगर इसका डायमेंशन, क्योंकि ये तो आपका विड्थ तो सेम है और लेंथ हाइट को अगर 2a आपने कर दिया, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ 2a मैंने ऐसे कर दिया, तो 2a कर दिया तो इसका जस्ट लेंथ डबल हुआ तो मास भी डबल हो जाएगा, ये 2m हो जाएगा। अभी इसमें डायरेक्शन मुझे चाहिए। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करेगा वो मैं पहले दिखा रहा हूँ आपको कि ये सेंटर टू सेंटर काम करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है ऐसे, और इसका सेंटर ऑफ मास, देखिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीचों बीच रहेगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास हुआ और ये सेंटर ऑफ मास हुआ। अब इन लाइन को मिलाना है आपको, ऐसे लाइन मिलाना है, ऐसे लाइन आपने मिला लिया, ठीक है। अब इस लाइन के अलोंग आपको फोर्स ड्रॉ करना है कि ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ऐसे बनाना है। ये है, ये मीनिंग है कि ये सेंट्रल फोर्स होता है, एक का सेंटर दूसरे का सेंटर उससे अट्रैक्ट करना है, ये सेंट्रल फोर्स रहेगा। आपको कैलकुलेट भी करना हो तो देखिए उसमें मैं मान लीजिए उसमें डाटा भी दे दे रहा हूँ, कैलकुलेट करके बताइए। तो मान लीजिए वो आपको मैंने डायरेक्शन बता दिया और आपको मान लीजिए मैं आपसे इसमें मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूँ, बताइए। तो एक स्क्वायर है, ए डायमेंशन है, मास m हुआ और मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, यहां डायमेंशन लेने डायमेंशन a है और ये डायमेंशन 2a है और इसका मास 2m हो गया। और मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस मैंने यहाँ इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस मैं ले रहा हूँ a/2 ले लिया ऐसे। ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स F, ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है तो आप बनाइए। हाँ तो कॉन्सेप्ट तो वहां सामने दिख रहा है, वो दिख रहा है कॉन्सेप्ट। इसका सेंटर ऑफ मास आपको मार्क करना है, ये सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे मार्क करना है कि ये सेंटर ऑफ मास हुआ, ये सेंटर ऑफ मास हुआ और ऐसे लाइनिंग ऐसे डॉट डॉट करके मिलाना है आपको। और ये किसी तरह कोशिश करना है कि ये R हम लोग खोजा जाए, क्योंकि जैसे R आपको मिल जाएगा तो आप जानते हैं कि ये फोर्स जो हुआ वो हुआ G, इसका मास हुआ m, दूसरे का मास हुआ 2m r डिवाइड बाई r स्क्वायर। सो m और 2m r स्क्वायर। अब ये r को खोजिए, डायमेंशन है उससे आप खोज लीजिए। देखिए ये है a/2, ये तो है a/2 और ये भी डायमेंशन a/2 हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। ये है a/2 ऐसे a/2, क्योंकि ये तो दिया हुआ है a/2। और ये बताइए ये अगर a है, ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस a/2 हुआ और इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहां से अगर आप लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे मैं कर देता हूँ, वो आप बना लीजिए, वो थोड़ा सा ड्राइंग करने में ऊपर नीचे हो रहा है बट आप समझेंगे। तो बताइए अगर इसका सेंटर ऑफ मास आप बताएंगे, यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास तो जानते हैं a पे रहेगा, ये a पे डिस्टेंस रहेगा और इसका यहाँ से डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस है a/2 ऐसे, क्योंकि नीचे से इसका सेंटर ऑफ मास a/2 पे रहेगा। तो बाकी एक ग्रीन वाला हो गया a/2 पे। बाकी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। सो यहाँ पे आप अगर आप R यहाँ सॉल्व करना है और ये है डायमेंशन a/2 और ये भी है a/2, तो ये आप बना लेंगे ज्योमेट्री से, ये a/2 है और a/2 है। तो सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल टू सेंटर काम करता है, अट्रैक्शन है। सो जस्ट आप पुट करेंगे यहाँ पे R सॉल्व करेंगे, √a² / 4 प्लस a² / 4, सो √a² / 2 स्क्वायर कर लीजिएगा आप इसको, सो r² a² / 2 पुट
पुट कर लें आप, आर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर लीजिएगा आप, तो फोर्स जो हो गया वो 4 जी एम स्क्वायर और डिवाइड बाई ए स्क्वायर। चेक कर लेंगे आप। तो ये मीनिंग समझना था कि ये फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स होता है। फोर्स जो है वो सेंट्रल फोर्स है, सेंटर टू सेंटर काम करेगा। सो एक सेंटर यहां लेना है, एक सेंटर यहां, और इसमें अट्रैक्शन होगा। सो इस तरह आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। सो इस फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि ये कंजर्वेटिव है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सेंट्रल फोर्स है। और भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है कि मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ऑलवेज अट्रैक्शन है, और ये इंटरनल फोर्स होता है। तो नोट करिए, मैं समझाता हूं। सो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है। और कुछ क्वेश्चन हम लोग सेंटर ऑफ मास से डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वो सेंटर ऑफ मास में आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीएमटी का भी और मेन का भी क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका हेल्प से कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, कुछ इससे रिलेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों बॉडी पे लगता है, फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी दोनों पे लगेगा, और म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है। सो यहाँ पे नोट करना है आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स, सो म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है। इसका मीनिंग आप समझेंगे तो ऐसे आप बना लें। नंबर 1 में एक बॉडी आप बना लें 1 और दूसरा बॉडी बना लें 2 आप। तो कुछ सेंटर ऑफ मास मैं थोड़ा बड़ा यूज करूंगा, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होते रहता है। तो ये है बॉडी m1 और इसका मास है m2, और ये बॉडी नंबर 1 ऐसे कर लेंगे आप, और ये है बॉडी नंबर 2, और यहाँ इसका सेंटर, और यहाँ इसका सेंटर बना लेंगे आप, और ये डिस्टेंस आप बना लेंगे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया r आप कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स होता है, मतलब आपका ऐसे लिखना है, ऐसे। ये फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे आप मैग्नीट्यूड में लिखते थे ऐसे, और यहाँ पे भी लिखते थे मैग्नीट्यूड में कि ये ऐसे है। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये फोर्स, ऐसे फोर्स ऑन 1/2, ऐसे डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं। फोर्स ऑन स्फीयर 1 या प्लैनेट 1 बाई प्लैनेट 2, या ऐसा आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन प्लैनेट जो है आपका 2/1। इसका डायरेक्शन ऐसे करेंगे, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन ऐसे। फोर्स अगर F लिखना हो, मैग्नीट्यूड लिखना हो, तो फोर्स जानते हैं, लिखने का तरीका है G m1 m2 और डिवाइड बाई r स्क्वायर। ये है लिखने का तरीका, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये है फोर्स, ऐसे इस तरह से। और आप डायरेक्शन में बनाएंगे तो यहां पे लिखेंगे फोर्स ऑन 1/2, और ऐसे एरो बनाना है, और फोर्स ऑन 2/1। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बट साइन क्या होगा, अपोजिट। सो आप ऐसे नोट करना है कि फोर्स ऑन 1/2, अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा, बट अगर डायरेक्शन करेंगे तो डायरेक्शन उल्टा। ओके, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। सो इसका मीनिंग, इसको रीडिंग करना होगा तो यहां पे आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1/2, और इसको लिखना होगा फोर्स ऑन 2/1।
तो ये म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है, मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। अगर इस सिस्टम पे कोई पूछेगी नेट फोर्स ऑन सिस्टम, सो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगा। इस सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे 1 और 2, क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, जब आप जोड़ेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो नेट एक्सेलरेशन, अगर नेट एक्सेलरेशन बोला जाएगा वो आप 0 कर सकते हैं। ऐसा आता है पेपर में, जैसे ये आप म्यूचुअल अट्रैक्शन में कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा आपको। सो सेकंड पॉइंट, पेपर में लिखा हुआ है ये अर्थ है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अर्थ हुआ और ये मून हुए। यहाँ लिखा हुआ अर्थ का मास m है, मून का मास लिखा हुआ m/80 टाइम लो, और यहाँ दोनों लोग के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r। ऐसा सो पूछा गया कि फोर्स ऑन वन, रेशियो ऑफ फोर्स ऑन अर्थ बाय मून, मैग्नीट्यूड चाहिए, और डिवाइड बाय फोर्स, रेशियो ऑफ फोर्स ऑन मून बाय अर्थ। तो ये मैग्नीट्यूड का रेशियो, तो आंसर लिखना था कि ये 1 हो गया, क्योंकि दोनों पे फोर्स जो होगा वो, अब ये बड़ा है ये छोटा है वो मैटर नहीं करता, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड में फोर्स ऑन अर्थ बाय मून, ऐसा हो गया, और एग्जैक्टली सेम रहेगा, एकदम सेम। ऐसे फोर्स ऑन मून बाय अर्थ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा, डायरेक्शन एक का इधर की तरफ आई वेक्टर और दूसरे का -i वेक्टर, और मैग्नीट्यूड का रेशियो रहेगा एग्जैक्टली सेम। ऐसा इस तरह से। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये म्यूचुअल अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ मास, ऐसे पूछा जाता है, सेंटर ऑफ मास से रिलेशन। तो ये तो एक क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है, आपका हर एग्जाम में पूछा गया। मान लीजिए यही सिस्टम मैं ले रहा हूँ, यही है m, ये हैवी ऑब्जेक्ट है, अगर ये हैवी ऑब्जेक्ट है और एक हल्का ऑब्जेक्ट ले लीजिए ऐसा, होगी। आप जानते हैं कि इन दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास श्योर यहां पे लाइक करेगा, यह है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास होता है टुवर्ड हैवी ऑब्जेक्ट, जो हैवी ऑब्जेक्ट है उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास रहेगा। अगर ये दोनों जो प्लैनेट हैं या दोनों बॉल हुए, जो भी पेपर में लिखा रहेगा कि मूव अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन में इन दोनों का मोशन शुरू होगा, ये मूव करते हैं, मूव अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। कुछ भी आप मास में मान लिया, हैवी है m1 ले लिया, ये लाइटर है m2 ले लिया मैंने, और पेपर में रहता है कि मूव अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। जब भी म्यूचुअल अट्रैक्शन से मूव करेंगे तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ऐसे सिचुएशन में ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। अगर ये मूव करेगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ये मूव करते हुए थोड़ा सा इधर आएगा, ये भी मूव करते हुए थोड़ा सा इधर आएगा, ऐसे ये मूव करते हुए और थोड़ा इधर आएगा, ये मूव करते हुए और इधर आएगा। बट सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं करेगा, मूव करेगा अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन में मूव करते जाएगा और नजदीक सटते जाएगा, बट सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन में इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ। सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट, सो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो 0 रहेगा, पोजीशन फिक्स है। सो पूछा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो 0, ठीक है। सो अगर बॉल है या प्लैनेट है, मूव अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन।
हर पेपर में आया हुआ, आईडी मेन, आईडी एडवांस में, क्योंकि दोनों पे लगने वाला फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर है, तो मूव करेगा, मूव ऐसे करना शुरू करेगा। और जब म्यूचुअल अट्रैक्शन से मूव करते हैं तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे, मान लीजिए इसका स्पीड स्लो रहेगा, भारी है तो इसका स्लो रहेगा, इसका हाई रहेगा, तो ऐसे मोशन होता है कि सेंटर ऑफ मास आपका सेम रहेगा। सो जब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। सो ऐसे सिचुएशन में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और आप पढ़ चुके हैं, बस हर टॉपिक को हम लोग रिलेट कर रहे हैं कि वर्क पावर एनर्जी से कंजर्वेटिव फोर्स जानना था, यहाँ सेंटर ऑफ मास से जाना था कि ये इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स में सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं कर सकता है। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। और जब पोजीशन कांस्टेंट, आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू, साइंस में होता है dr/dt, dr/dt। सो वेलोसिटी का मतलब हुआ d बाई dt, और आप बोल रहे हैं कि पोजीशन, r का मतलब हुआ पोजीशन। अगर पोजीशन कांस्टेंट है, पोजीशन हुआ, r का मतलब पोजीशन, और पोजीशन आपने बोला है कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन d/dt। अगर हम लोग कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जानते हैं 0, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे 0। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मस्ट बी इक्वल टू 0, ऐसे। सो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ग्रेविटेशन में ये 2 प्लैनेट हैं या मैसिव ऑब्जेक्ट है, मूव टुवर्ड ईच अदर अंडर द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ऐसे सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 रहेगा। मूव क्या, आगे भी जाता है, बम ब्लास्ट करता है, उसमें भी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा। ये इंटरनल फोर्स है, इंटरनल अट्रैक्शन के चलते मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करना है, जो पढ़े हुए हैं। और ये क्वेश्चन आईटी मेन, पीएमटी, एडवांस सब में आया हुआ है। नेक्स्ट और कर लें इसमें। सो ये है प्लैनेट है, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और ये दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन से मूव कर रहा है। ये मास m1 है, ये m2 है, और लिखा हुआ मूव अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, पढ़े हुए हैं, बट एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे आप, अब रिवीजन हो जाएगा। सो दोनों प्लैनेट है, मूव करेंगे अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन। आप जानते हैं जब मूव करेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन से, सेंटर ऑफ मास आप चेंज नहीं करेंगे, टुवर्ड हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ है सेंटर ऑफ मास। ये हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा सेंटर ऑफ मास, चेंज नहीं करेगा। चलिए ठीक है, मूव तो कर रहा है, ये ऐसे धीरे धीरे इसकी तरफ आया, और ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे आ रहा है, और नजदीक आया, और नजदीक आया ये भी। तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करना है यहां पे। तो पूछते हैं क्वेश्चन में ना कि अच्छा ठीक है, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं कर रहा है और ये मूव कर रहा है अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो हमें v1 और बाई v2, v1 बाई v2 का रेशियो ही बता दीजिए, v1 और v2 का रेशियो बता दीजिए। ये पूछता है पेपर में, बहुत सारे क्वेश्चन है, अब बने तो पहले पढ़ा हुआ आपका। देखिए, अगर आप सेंटर ऑफ मास में एक्सपर्ट हैं और यहाँ ग्रेविटेशन में उसको फ्यूज कर रहे हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन के साथ, सो सेंटर ऑफ मास में आप जानते हैं कि ये पोजीशन अगर R1 है और ये यहाँ से इसका पोजीशन R2 है, R1 और R2, तो आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो रिलेशन होता है कि अगर आप R1 ले रहे हैं M1 से, R2 यहाँ से M2 से ले रहे हैं, सो M1 R1 आपको मैं डेरिवेशन पढ़ा चुका था कि M1 R1 मस्ट बी इक्वल टू M2 R2। ये है आपका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए, बस डिफ्रेंशिएट कर दें आप, हो गया आंसर। सो M1 और यहाँ पे रखेंगे d R1 बाई dt, यहाँ पे M2 रखेंगे,
और डी R2/dt। काफी इजी है, थोड़ा सा आपको सेंटर ऑफ मास का नॉलेज रहे क्योंकि ये चीजें हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, साइंस को हम लोग रिपीट करते रहते हैं। सो रिवीजन भी हो गया यहाँ पे आपका कि m1 और ये है v1, dr ये पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज किया, यही तो v1 बना आपका। m1 v1 मस्ट बी इक्वल टू m2 v2। सो v1 by v2 m2 by m1। हो गया। अभी और है, इसमें बहुत सारा है, अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, और दो तीन देता हूं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो बहुत कॉमन है जो मैं आप 2 बार पहले भी पढ़ा चुका हूं, ये थर्ड टाइम मैं फिर से कर दे रहा हूं क्वेश्चन। वो आईटी मेन में भी है, पीएमटी में भी आया हुआ, नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ, अदर कई एग्जाम में पूछते रहता है क्वेश्चन। सो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। ये क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये, पीएमटी में 2 बार पूछा हुआ आपका, आईटी मेन के अंदर पूछा हुआ है, और इसको दोनों टॉपिक में आप ग्रेविटेशन में भी बना सकते हैं, सेंटर ऑफ मास में भी कर सकते हैं, कॉपी में पहले ही हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। 2 प्लैनेट है लिखा हुआ है, एक प्लैनेट है मास m, दूसरा प्लैनेट है मास 5m, इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 2r है, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसके सेंटर टू इसके सेंटर डिस्टेंस लिखा हुआ 12r, और लिखा हुआ है कि अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली। तो ओनली ग्रेविटेशन फोर्स के चलते अट्रैक्शन हो रहा है। डिस्टेंस कवर बाय स्मॉलर बॉडी जस्ट आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, सॉरी जस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है। ये ऐसे मूव कर रहा है और म्यूचुअल अट्रैक्शन है, तो ये तो कंफर्म है कि कोलिजन होगा सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि मैं अगर इसको बड़ा बड़ा नहीं ऐसे छोटा छोटा बनाऊं, देखिए 1 सेकंड का, मैं 1 सेकंड में भी आंसर बना सकता हूं, ऐसा सी आ रहा है। देखिए कैसे, तो पहले ऐसे समझेंगे, एक ऐसे पॉइंट कर लिया मैंने, इसका मास m कर लिया, और एक प्लैनेट ऐसे कर लिया, इसका मास मैंने 5m कर लिया, सेंटर डिस्टेंस 12r कर लिया, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि अंडर म्यूचुअल अट्रैक्शन दोनों पे बराबर फोर्स होगा, तो ये मूव करेंगे, इक्वल फोर्स के चलते मूव करेंगे। अब मूव करेंगे तो कोलिजन होगा एट सेंटर ऑफ मास में, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा, वहीं दोनों जाके लग जाएगा। इससे सेंटर ऑफ मास हमेशा होता है या लाइज करता है टुवर्ड हैवी ऑब्जेक्ट। हैवी ऑब्जेक्ट तो ये है आपका, अगर ये मिड पॉइंट लेंगे तो ये 6r हुआ। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, यहीं पे कोलिजन होगा, ये यही है, ये ऐसे मूव करते रहेगा, ये ऐसे मूव करेगा, ये तो कंफर्म है कि यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ये आएगा, और ये ऐसे मूव करते हुए ऐसे आएगा। ये हैवी है, थोड़ा बड़ा सा डॉट बना दे रहा हूँ, ऐसे मूव करते हुए आएगा, ये ऐसे मूव करते हुए, तब तक ये आया यहाँ, फिर और ये नजदीक आ गया, ऐसे मूव करते हुए आएगा, ये ऐसे मूव करते हुए और नजदीक आया, और ये हैवी टाइप का ऐसे और नजदीक आया, और यहीं पे जाके ये कोलाइड करेगा। ये तो कंफर्म है कोलिजन होगा एट सेंटर ऑफ मास पे, और सेंटर ऑफ मास लाइक करता है टुवर्ड द हैवी ऑब्जेक्ट। अगर ये बीच में रहता तो आंसर होता यहां से 6r, बट ये 6r से ज्यादा है, और 6r से ज्यादा आंसर तो एक ही है, ये तो आंसर हो गया सी। एग्जैक्ट मैं निकालना सिखा देता हूं, एग्जैक्ट निकालना बता दूंगा, बट अगर आपके सामने 4 ऑप्शन है तो वो देख के, क्योंकि आप अगर पीएमटी स्टूडेंट है तो आपके पास टाइम मैटर करता है, आप कितना जल्दी आप कैलकुलेट करना है। तो आपको जैसे हिंट मिल रहा है कि मूव अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तुरंत फिगर देखते ही समझना है कि ये इधर से मूव करेगा, इधर से मूव करेगा, इक्वल फोर्स है बट डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा। फोर्स भले ही बराबर है बट इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, एक्सेलरेशन अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगा, और कोलिजन करेगा जरूर वो सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि ये चीजें नहीं हिलेगा, सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा, उसी जगह आके लड़ेगा। तो ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉलर m, ये पूछा हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉलर m, सो d मस्ट बी ग्रेटर देन 6r। बीच में रहता तो 6r होता, बट 6r से ज्यादा है, आंसर तो ये सी आंसर है। नोट कर लीजिए। अब मैं एग्जैक्ट बता देता हूं, एग्जैक्ट क्या हो।
ये तो ट्रिक हुआ जल्दी से बनाने का तरीका कि आप अगर जान रहे हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन में सेंटर ऑफ मास सेम रहता है तो फट से बन जाएगा, तुरंत आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट, एग्जैक्ट कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास पे आइए ना, थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास को आप सीखे। तो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये M1 है, ये M1 हुआ और ये M1 है और ये है M2 है। मान लीजिए M2 है, हैवी है थोड़ा, और ये हुआ M1 हुआ, और इनके बीच में डिस्टेंस D है या डिस्टेंस R है, मान लीजिए डिस्टेंस R हुआ। तो इस पॉइंट पे अगर हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ सेंटर ऑफ मास है तो हम लोग पढ़े थे कि ये डिस्टेंस निकालना हो, डी कर लीजिए, डी कर लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस R1 है और ये R2 है, तो हम लोग रिजल्ट पढ़े हुए हैं सेंटर ऑफ मास में कि R2 मस्ट बी इक्वल टू M2 इंटू डी और डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये पढ़े हुए थे रिजल्ट हम लोग, ऐसे रिजल्ट पढ़े हुए थे, ठीक है। अब हमें R2 निकालना है कि ये सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, यहां से हमें R2 निकालना है, ठीक है। यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखिए, ठीक है। ये मैंने समझाया आपको पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास के लिए ऐसा, ठीक है। और अगर आप इसके लिए लगाएंगे तो समझिएगा, यहां पे ट्रिक जल्दी बना देगा, वो बहुत जल्दी बन जाता है। बाकी कैलकुलेशन करना है तो मैं समझा देता हूं आपको। ये है M और ये है 5M, हो गया। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 12R, बट थोड़ा सा केयर करिएगा, इसका रेडियस 2R और इसका रेडियस R। मान लीजिए यहां पे है सेंटर ऑफ मास, और अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है क्योंकि कोलिजन, स्मॉल जो बॉल है, स्मॉल प्लैनेट है, वो मूव कर रहा है, उसी का डिस्टेंस निकालना है। सो अगर मुझे R1 निकालना है तो समझिए, थोड़ा समझिए, M2 का मतलब 5M, डिस्टेंस D का मतलब हुआ 12R डिवाइड बाई 6M। M और M कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया आपका R1 जो हुआ, M कैंसिल हुआ और 2, और आंसर तो मेरा आ रहा है 10R, बट आंसर है नहीं, 10R तो है नहीं यहाँ 10R है नहीं आपके पास। अब देखिए, अब आप समझिए, ठीक है, आपको कैसे निकालना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब कोलिजन होगा, ये अलग है, ये पॉइंट मासेस है, वो कोलिजन कर रहे हैं, वहां बड़े बड़े स्फीयर हैं। देखिए ये एक प्लैनेट ये है, एक प्लैनेट ये है, और जब कोलिजन होगा तो आपको थोड़ा ये केयर करना है कि कोलिजन जब होगा तो ऐसे इस तरह से सोचना है कि ये सरफेस कोलाइड करेगा, सेंटर नहीं कोलाइड करेगा। कोलिजन होगा तो सेंटर नहीं लड़ने वाला है, कोलिजन होगा तो सरफेस लड़ेगा, सरफेस लड़ना है। कोलिजन के टाइम पे सरफेस लड़ना है, क्योंकि बॉल रहता है छोटा छोटा, तब तो सेंटर टू सेंटर ऐसे इस जगह पे कोलाइड करता, बट वो जो प्लैनेट है तो प्लैनेट में सरफेस कोलिजन करेगा। तो अब ध्यान रखेंगे, जब सरफेस कोलिजन करेगा तो ये जो डिस्टेंस है यहां से, क्योंकि कोलिजन इनके बीच में हो रहा है, और ये डिस्टेंस आप काउंट करेंगे तो ये डिस्टेंस जो आ रहा है वो 9R, क्योंकि 12R में से R घटाएंगे, 2R घटाएंगे तो 12R में से 3R घटाएंगे तो 9R आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है 12R नहीं रखना है, यहाँ पे आपको रखना है 9R, और 9R रखेंगे तो अब आप सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया 5 और ये 3, सो 3 हो गया डिवाइड बाई 2 हो गया, सो R1 जो हो जाएगा वो 7.5R। ये तो आंसर ऐसे भी आप बना सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इजी है कि ऑप्शन देखेंगे, एलिमिनेट करके फट से बना लेंगे। तो ये पॉइंट नहीं था, ये प्लैनेट है, हैवी प्लैनेट है, तो प्लैनेट जब टकराएंगे, कोलिजन होगा तो उनका सरफेस टच करेगा, ये यहां से कोलिजन होगा, सरफेस टू सरफेस। पॉइंट रहता तो सेंटर टू सेंटर होता, तो ये सरफेस कोलिजन के चलते यहां 9R लेना है, 12R नहीं लेना है। 12R है सेंटर टू सेंटर, और कोलिजन हो रहा है सरफेस टू सरफेस, तो आपको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है,
ये पहले भी पढ़े हुए हैं, फिर से रिपीट कर लेंगे। सो नेक्स्ट हो गया, एक और करिए क्वेश्चन। So next question. It's a small body, mass twice the mass of the Earth. Twice the mass of Earth, but size is small. So यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि small body. So ये अर्थ कर लीजिएगा। एक छोटा सा बॉडी है जिसका मास जो है वो ऐसे लिखा होगा, छोटा सा बॉडी है, खूब डेंस है और मास इसका अर्थ के मास के डबल है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हाइट h मच लेस देन r। यह रेस्ट में है और h है, यह है रेडियस। लिखा हुआ हाइट बहुत छोटा है। नेक्स्ट, सो रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से रिलीज करना और टाइम चाहिए। सो टी इधर टाइम चाहिए। सो टाइम व्हेन पॉइंट मास टू एम कोलाइड विथ अर्थ। अर्थ से कोलाइड कर जाए, वो टाइमिंग चाहिए, किस टाइम पे ये अर्थ से कोलाइड कर गया। ऑप्शन दे दूं आपको, अंडर h बाई डी, 2h बाई जी, so under 3h by 2g, 2h by 3g, so ये 2h है 2h by 3g नहीं, और एक है अंडर रूट 4h by 3g। सो अब बनाएंगे, एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ। स्मॉल बॉडी, कुछ मास ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ, बट साइज बहुत स्मॉल है और स्टार्ट from rest at height h much less than r above the earth's surface। सो अर्थ से कोलाइड कर रहा है, अर्थ से कोलाइड किया, किस टाइम पे कोलिजन हुआ। देखिए अब ऐसे समझेंगे आप, इस तरह से समझिए आप। अब ऐसे समझना है कि ये अर्थ से कोलिजन करना है, तो कोलिजन करते समय ये आपको ध्यान रखना है कि ये एक मैसिव है जिसका मास है 2m, और ये अर्थ जो है उसका मास लेना है m, और इनको दोनों के बीच में डिस्टेंस है h, क्योंकि कोलिजन होगा। तो कोलिजन होगा तो ये गिरेगा, और क्योंकि टचिंग जो होगा इसका पॉइंट और इसका सरफेस, यही दो कोलिजन पे ये सरफेस टच करेगा, तो वहां आप मास ले लें m और ऊपर मास ले लें 2m, और डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों के बीच में h, और दोनों का जो सेंटर ऑफ मास, आप अगर दोनों का सेंटर ऑफ मास लेंगे तो सेंटर ऑफ मास इधर आएगा टुवर्ड हैवी, जो हैवी ऑब्जेक्ट है वहां पे सेंटर ऑफ मास रहेगा। सबसे पहले आप ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितना है आपका, ये डिस्टेंस निकालिए, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व, वही क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है।
क्योंकि कोलिजन होगा सेंटर ऑफ मास पे, कि ये नीचे आएगा, देखिए ये नीचे आएगा तो अर्थ भी ऊपर जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल अट्रैक्शन है। ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। जैसे ये पेन, आप पेन ऐसे ड्रॉप करेंगे नीचे, तो पेन ड्रॉप करेंगे तो सिर्फ पेन नीचे गिरेगा, क्योंकि ये बहुत हल्का है, नेग्लिजिबल मास है। बट अगर इस पेन का मास, अगर सोचिए कि पेन का मास अगर अर्थ के मास का डबल कर दूं, डेंस बना दूं पेन, बहुत हाई डेंसिटी रहेगा, तो जैसे इसको नीचे गिरेगा अर्थ भी इसके साथ साथ ऊपर आएगा, क्योंकि दोनों में अट्रैक्शन होगा। अभी पेन नेग्लिजिबल मास है, तो ये आप सिर्फ पेन गिरेगा नीचे, अर्थ ऊपर नहीं आएगा। बट अगर ये हैवी, पेन का मास बहुत ज़्यादा हैवी कर दें, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट, डेंस ऑब्जेक्ट, वेरी हाई डेंसिटी और मास 2 टाइम द मास ऑफ अर्थ है, और यहाँ से रिलीज करिएगा, जैसे ये पेन ऐसे ड्रॉप करेंगे, तो ऐसा अगर पेन का मास 2m रहेगा तो पेन भी नीचे जाएगा और अर्थ भी ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ आप जान रहे हैं कि इन दोनों में इंटरनल अट्रैक्शन, ये फोर्स इधर भी लगता है और फोर्स इधर भी लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो दोनों पे काम करेगा, दोनों मूव करेगा। ठीक है, सो अब देखिए ये डिस्टेंस निकालते हैं। ये डिस्टेंस आपको निकालना है तो आप जानते हैं ये सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस अगर निकालना है तो दूर वाला मास लीजिए, दूर वाला मास m, दोनों के बीच में डिस्टेंस है h और डिवाइड बाय टोटल मास m प्लस 2m, सो ये हो गया h/3। हो गया डिस्टेंस h/3। फाइनली आपको अब कोलिजन करना है, तो कोलिजन करने के लिए आपको सिर्फ इतने दूर चलना है, आपको पूरा नहीं चलना है। आपका अब आपका हो गया प्लान की 2m है और आपको सिर्फ इतना दूर चलना है, डिस्टेंस d, बस इतना दूर चलना है, इतने दूर ड्रॉप करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, टाइम जानते हैं कि टाइम ऑफ कोलिजन 1d मोशन √2h/g √2 और d/g। 1d मोशन के लिए 1 डायमेंशनल मोशन, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, कोलाइड करना है, नॉट डिपेंड ऑन द मास, टाइम ऑफ कोलिजन, और d की जगह पुट कर लेंगे √2, d की जगह पुट करेंगे h/3g। हो गया। ये था सो एकदम डिफरेंट क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट के ऊपर म्यूचुअल अट्रैक्शन था इसके लिए क्वेश्चन। सो नेक्स्ट पॉइंट,